दोस्तों, जनवरी की शुरुआत हो गई है। महज 2 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश चुनावों के नतीजे आने को लेकर, और सबके जहन में एक ही सवाल, उत्तर प्रदेश कौन जीतने वाला है। और दावेदार दोस्तों सिर्फ 2 हैं। कौन से 2 दावेदार? आपके स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप कहेंगे साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से मुख्यमंत्री बनने लगे? नहीं 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 साहब, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री ही रहेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही अगले मुख्यमंत्री ही रहेंगे। मगर मुकाबला इन 2 चेहरों के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने चतुराई से इस लड़ाई को अखिलेश बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दिया है। मैं सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपने चेहरे के तौर पर क्यों नहीं प्रोजेक्ट करता। ऐसा वो नहीं कर रही है, और ऐसा वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जैसे ही आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपने चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो जाएगी, और इस बगावत के चेहरे साबित होंगे ये शख्स केशव प्रसाद मौर्य। मगर सवाल कार्यक्रम की शुरुआत में था कि ये चुनाव जीतने कौन वाला है। आज मैं आपके सामने कुछ सुराग, कुछ संकेत, कुछ तथ्य रखने वाला हूं, और उस आधार पर आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कार्यक्रम के अंत तक कि जीतने कौन वाला है। दोस्तों, जब भी एक मुकाबला होता है तो हर सेनापति, हर जनरल की जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, उसकी फौज होती है। उसकी फौज में जब तक ऊर्जा ना हो, जब तक जुझारूपन ना हो, जंग जीती नहीं जा सकती। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। कल अखिलेश यादव ने लखनऊ में रोड शो किया। पहली तस्वीर देखिए दोस्तों, भीड़ के सामने अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव इस वक्त जहां पर भी जा रहे हैं दोस्तों, इसी तरह की प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही है, जहां पर भी जा रहे हैं। और बावजूद इसके कि मुख्य धारा का मीडिया उनकी तस्वीर दिखा ही नहीं रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 न्यूज चैनल से मुझे यह पता चला है कि उन्हें बाकायदा फरमान दिया गया है कि अखिलेश यादव की तस्वीर तक नहीं दिखाई जानी चाहिए। और ये कौन से 3 चैनल हैं? एक चैनल वो दोस्तों जिसका शराबी कुछ दिनों पहले स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की बेइज्जती कर रहा था। दूसरा चैनल वो जिसका संपादक जो है करीब 1 हफ्ते तक जेल में रहा था। उस पर आरोप था कि उसने एक आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। और तीसरा चैनल का संपादक जो करीब 20 दिन तक 2012 के आसपास जेल में था क्योंकि वो 100 करोड़ की वसूली करता पकड़ा गया। और इसी चैनल का जो मालिक है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा में भी पहुंचा है। इन 3 न्यूज चैनल को साफ तौर पर यह फरमान दिया गया है कि अखिलेश यादव की तस्वीर तक ना दिखलाई जाए। अब आप मुझे बताइए ना, यह मुकाबला कभी बराबरी का हो सकता है? मगर मैं बात कर रहा हूं कार्यकर्ताओं की। तो अब मैं आपको झलक दिखलाना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं में अखिलेश को लेकर किस तरह का हौसला है। देखिए ये वीडियो जो उनके ट्विटर हैंडल से मुझे मिला है। यानी कि एक बात स्पष्ट है, इस वक्त अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत उनके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और असली मुकाबला वहीं से जीता जाता है। अगर आपके कार्यकर्ताओं में जोश है तो जाहिर सी बात है आपका मुकाबला करना आसान नहीं है। अखिलेश यादव कुछ और चीजें भी कर रहे हैं जो मैं आपको एक एक करके बतलाना चाहूंगा। कल वो लखनऊ के परशुराम मंदिर जाते हैं। आपके सामने दोस्तों उसकी तस्वीरें। परशुराम मंदिर में वो आशीर्वाद ले रहे हैं। इसका मतलब अखिलेश यादव अपना ब्राह्मण कार्ड जो है वो खेल रहे हैं। और सिर्फ मंदिर जाकर नहीं, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा विनय तिवारी जो कि बसपा के विधायक थे और चुल्लूपुर विधानसभा सीट और उसके आसपास के इलाकों में उनका जबरदस्त प्रभाव है, उनके वो जो हैं अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी कि ब्राह्मण वोट बैंक को अखिलेश यादव साध रहे हैं। और उनके साधने की वजह क्या, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उनके साधने की वजह यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में एक संदेश गया है कि दरअसल ये ठाकरों की सरकार है। हर जगह पर आप देख रहे हैं कि ठाकरों का प्रभुत्व है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो थानों से लेकर तमाम जगहों पर यादवों का बोलबाला था।
इसी तरह से अब ठाकुरों का बोलबाला है और कई ऐसे अपराध सामने उभर कर आए हैं जिसके पीछे ठाकुरों का हाथ रहा है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको याद होगा दिल्ली का वो व्यापारी गुप्ता जो गोरखपुर के एक होटल में रुका था, पुलिस ही उसे मौत के घाट उतार देती है और फिर उस पुलिस टीम का जो मुखिया था, जगत नारायण सिंह शायद उनका नाम था, वो गायब हो जाता है। इसके अलावा हाथरस, गुड़िया के साथ दुष्कर्म और बलात्कार, पीड़िता दलित और अत्याचारी वो भी उस समुदाय से या उस जाति से जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर कोई अंकुश नहीं है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में। तो यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने ब्राह्मण वोट को साध रहे हैं, मगर सिर्फ ब्राह्मण वोट को नहीं, इन चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। लालजी वर्मा बसपा के सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता, वो अब अखिलेश के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर वो अब अखिलेश के साथ हैं। इसके अलावा जातियों के कई बड़े नेता जो हैं इस वक्त अखिलेश के साथ जुड़ रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि ओबीसी जिनकी तादाद करीब 54% है, उसके अधिकतर नेता इस वक्त अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। दो और घटनाओं पर आपको गौर करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर अनुप्रिया पटेल का एक बयान सामने उभर कर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी के नेताओं से बात करूंगी कि मुझे गठबंधन किसके साथ करना है। यह बात बहुत अटपटी है दोस्तों, और अटपटी क्यों है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अटपटी इसलिए है कि अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में उनका गठबंधन है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार के साथ या बीजेपी के साथ, बावजूद इसके वो इस तरह की बात कर रही हैं। फिर इस दूसरे घटनाक्रम पर गौर कीजिए। संजय निषाद, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इनकी एक रैली बुलाई जाती है। उस रैली में बड़ी तादाद में निषाद जाति से जुड़े लोग सामने उभर कर आते हैं और आरक्षण की मांग कर रहे होते हैं। इनमें कई शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। वो गुस्से में लौटते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। यानी कि जो जातियां इस वक्त बीजेपी के साथ हैं वो भी कहा जा सकता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016-17 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश जीती थी, उस जीत के पीछे अमित शाह की सोच थी। अमित शाह ने तमाम जो जातियां हैं उन्हें समेटकर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे का हिस्सा बना दिया था। अब वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव तमाम जातियों को समेटकर अपने समाजवादी पार्टी के कुनबे का हिस्सा बना रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको 3 चीजें बताई। सबसे पहले, समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता, उनके अंदर जो ऊर्जा है उसके सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी ऊर्जा कम पड़ रही है। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल वही ऊर्जा देख रहा हूं जो 2014 से पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं में हुआ करती थी, या 2019 के चुनावों से पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं में हुआ करती थी। वही जोश अब मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं। दूसरी बात, जातियों को संजोकर रखना, यानी कि चाहे ब्राह्मण कार्ड हो चाहे पिछड़ी जाति कार्ड हो, अखिलेश यादव इस पर खास ध्यान दे रहे हैं। तीसरी बात, प्रतीकों का इस्तेमाल करना। अखिलेश यादव जो हैं, चाहे परशुराम मंदिर जाएं, चाहे मुद्दों पर फोकस करें, चाहे बार बार अपने भाषणों में नौकरी, बेरोजगारी, किसानों का जिक्र करें, वो प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, असली मुद्दों को उठा रहे हैं और ये जनता में जो है खास तौर पर अपनी दस्तक दे रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। तो इन तमाम चीजों के जरिए अखिलेश यादव जो हैं वो यकीनन राजनीतिक मानचित्र पर जबरदस्त दस्तक दे रहे हैं। मगर क्या इसका अर्थ यह माना जाए कि उनकी जीत तय है? तो मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है दोस्तों, वो है उसकी सांप्रदायिक राजनीति। इस वक्त उत्तर प्रदेश में छोटे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और उनका काडर चुनावी माहौल का कॉम्युनलाइजेशन करने में लगा हुआ है, उसका सांप्रदायिकरण करने में लगा हुआ है। बड़े से लेकर छोटा नेता तक हर व्यक्ति जो है अपने भाषणों में
मुसलमानों को टारगेट कर रहा है या हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया जा रहा है। मसलन आप इन शब्दों को सबसे ज्यादा सुनेंगे बीजेपी के नेताओं के मुंह से। जिन्ना, पाकिस्तान, मुजफ्फरनगर दंगे। इसके अलावा अमित शाह जो हैं वो आते हैं, रैली करते हैं हरदोई में और किसका जिक्र करते हैं? निजाम। और उन निजाम में जो NIZAM, वो तमाम जो हैं वो मुसलमान नेताओं या मुसलमान अपराधियों का जिक्र करते हैं और उसे जोड़ते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। दोस्तों, एक बात स्पष्ट है, अगर माहौल कम्युनलाइज हो जाएगा, अगर माहौल का सांप्रदायिकरण हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 215 से 220 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आपको कुछ और चीजों पर गौर करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की इस घोषणा ने पूरे सियासी हलके में खलबली मचा दी है। बकौल अखिलेश यादव, अगर वो चुन के आए तो हर उत्तर प्रदेशवासी को 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त मिलेगी। मगर भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचार तंत्र तो है ही, मगर वो अपने अथाह धन का इस्तेमाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर कुछ खबरें। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन। आशा कर्मियों का मानदेय दोगुना। 5.14 लाख श्रमिकों को मिलेगा 1,000 रुपए। ई श्रम योजना 500 रुपए के लिए स्नातक व पर स्नातक भी बन रहे श्रमिक। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी खजाने को पूरी तरह से खोल दिया है और वो पहुंच रहा है श्रमिकों तक, गांव तक, और गांव में इस तरह से पैसा बहाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ सांप्रदायिकरण और दूसरी तरफ गांव को ये तमाम योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, वो भी इस आखिरी चरण में, इस आखिरी मुकाम में। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा इनकम टैक्स की रेड्स। आप जानते हैं कि अब तक अखिलेश यादव या ये कहा जाए समाजवादी पार्टी पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बड़ी इनकम टैक्स की रेड्स पड़ चुकी हैं। मगर दोस्तों, ये सही मायने में बीजेपी के खिलाफ ही जा रहा है, ये बैकफायर ही कर रहा है। क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि अखिलेश यादव का काडर जो है ना, वो और ज्यादा जो है संगठित हो रहा है, वो और ज्यादा एकत्र हो रहा है, एकजुट हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। मगर देखने लायक ये बात होगी कि जो जो तमाम जातियां, ये जातीय नेता जो हैं इस वक्त अखिलेश यादव के साथ जुड़े हैं, क्या आने वाले दिनों में भी वो अखिलेश यादव के साथ बने रहेंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकम टैक्स की रेड की डर से, ईडी की डर से, NIA की डर से या CBI के डर से वो लोग भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे? क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों इसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जाने वाला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक तरफ सांप्रदायिकरण की ताकत, दूसरी तरफ वो सरकारी खजाने के जरिए गांव में, श्रमिकों में, देहातों में जिस तरह से अपनी योजनाएं पहुंचा रहा है इस आखिरी चरण में वो, और तीसरी बात, वो अपनी एजेंसीज का जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है। ये सही मायने में बीजेपी की ताकत बनकर सामने उभरेगी और ये पूरे विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही नहीं दोस्तों, हमें यह नहीं भूला होगा कि इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी योगी आदित्यनाथ से लड़ रही है या बीजेपी से लड़ रही है, वो अखिलेश यादव के ही वोट्स को काटने वाले हैं। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा और अब अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कल लखनऊ में अपनी रैली की। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लखनऊ में बाकायदा उन्होंने रैली की और इस रैली के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हमला साधा। आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। दोस्तों, पिछले चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था, अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा।
अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर अरविंद केजरीवाल जो निशाना साध रहे हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ पर, वोट किसके कटेंगे? वोट कटेंगे भारतीय जनता पार्टी विरोधी खेमे के, यानी कि वो वोट जो है बंटने लगेगा और ऐसे में नुकसान हो सकता है अखिलेश यादव को। हालांकि मेरे कुछ पत्रकार मित्र इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और उनका यह मानना है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के शहरी वोट को ही काटेंगे। हालांकि अभी इस बात के कोई प्रमाण मेरे सामने मौजूद नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, मगर यकीनन इसने मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। और इसके बाद एक फैक्टर जिसे आप नहीं भूल सकते हैं, वो है ये शख्स असदुद्दीन ओवैसी। मैंने एक शो भी किया था, आपको याद है, कुछ दिनों पहले, कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश चुनावों में एक रहस्य के तौर पर उभरे हैं। रहस्य इसलिए क्योंकि वो जो भी बयान देते हैं वो बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं। यकीनन उन भड़काऊ बयानों से कहीं ना कहीं उनका वोट उनके साथ आता है, मुसलमान वोट उनके साथ आता है, तो उन्हें भी राजनीतिक फायदा होता है। और मैं फिर दोहरा दूं, मेरे पास इस वक्त कोई प्रमाण नहीं है कि पर्दे के पीछे असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच में कोई डील हुई है, मगर आपने हमेशा देखा होगा कि जहां जहां ओवैसी ताकतवर हुए हैं वहां वहां विपक्ष को नुकसान हुआ है। आपके सामने मिसाल बिहार की है, वहां पर ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, सीमांचल में आरजेडी को जबरदस्त नुकसान हुआ और चंद सीटों से वो सरकार बनाने से चूक गए। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा? इसको लेकर राय बटी हुई है। एक पक्ष ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से एग्रेसिवली कैंपेनिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि मुसलमान उनकी तरफ जो है वो आकृष्ट हो, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। मगर दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो उन्हें वोट देगा जो बीजेपी को हरा सकता है। तो ये दोनों किस्म के तर्क हैं। हमें यह देखना होगा कि जब वोट पड़ेंगे तो उस वक्त वो किस मानसिकता के साथ, किस सोच के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। मगर दोस्तों, इस मंच पर मेरा आपसे वादा है कि तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आपको यह नहीं भूलना है दोस्तों कि जो लोग मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स देख रहे हैं उनके सामने सिर्फ एक विकल्प है, और वो कौन सा विकल्प है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में, अखबारों में आप कहीं पर भी अखिलेश यादव को नहीं देखते, कहीं पर भी आप प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं देखते, और मायावती तो खैर वैसे ही गायब है। वो खुद ही मैदान में नहीं उतर रही, और क्यों नहीं उतर रही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में आप इन तमाम नेताओं को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, अमित शाह को देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर दिखते ही हैं। तो यही दिक्कत है मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स के सामने। मगर मेरा वादा है कि मैं आपके सामने तमाम फैक्ट्स, तमाम तथ्य पेश करते रहूंगा।